हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन कंप्यूटर पेरिफेरल से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर है वो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का जो मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो हमारा सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड एक तरीके से जो कंप्यूटर पेरिफेरल से रिलेटेड अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स या कंप्यूटर ट्रेड से रिलेटेड और भी मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बुलियन लॉ a+1 इज इक्वल्स टू। बुलियन नियम के अनुसार a+1 है वो किसके बराबर होगा। अगर मान लो a की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो 0 + 1 तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 + 1 ये भी कितना आता है, 1। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर डी मॉर्गन लॉ A यूनियन B इज इक्वल्स टू। तो डी मॉर्गन के अनुसार जो A यूनियन B है वो किसके बराबर होगा, तो A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा। एज पर द डी मॉर्गन लॉ A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर सिस्टम विच कंटेन द 8 डिफरेंट सिंबल्स 0 से 7 इज। तो जो संख्या प्रणाली 8 के विभिन्न सिंबल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से संयुक्त होती है तो वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो बाइनरी में जो डिजिट होते हैं वो क्या होता है कि 0 और 1 होता है। ऑक्टल में जो डिजिट की जो संख्या होती है वो होती है 0, 1 से लेकर 7 तक होती है। और इसी तरीके से एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल में जो संख्या होती है वो होती है 0, 1, 2 इसी तरीके से 9 तक चले जाते हैं। और एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि पहले तो होता है 0, 1, 1 से लेकर 9 तक, फिर जो काउंटिंग होती है वो ABCD में होती है, A, B, तो यहाँ तक कितने तक चले जाएंगे, F तक। मतलब इसमें कितने डिजिट होंगे, 16, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 और डेसिमल में होते हैं 10। तो जैसे 0 से 9 कितने नंबर हो गए, 10। 0 से 7 तक कितने हो गए, 8। बाइनरी में 0 और 1 ही होता है। और 16 हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक, फिर A से F तक। तो टोटल कितने डिजिट होंगे, 16 डिजिट होंगे। तो इस तरीके से आप एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है 8 डिफरेंट सिंबल है 0 से 7 तक, तो वो कौन सा नंबर सिस्टम होगा, तो ये जो नंबर सिस्टम होगा ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है उसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो किसी भी कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम दिया होता है उसका अगर हमें फर्स्ट टेस्ट बताना है तो हमें क्या करते हैं, डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। 1 लिखा हुआ है वहाँ 0 कर देते हैं और 0 लिखा हुआ है वहाँ 1 कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर इस बाइनरी नंबर सिस्टम का जब मैं 1s कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0। मतलब मैंने 1 की जगह 0 कर दिया है और 0 की जगह 1 को कर दिया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, या सेकंड एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो एक बाइनरी नंबर दिया गया है उसका हमें सेकंड एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सेकंड एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें सेकंड एस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एस कैलकुलेट करने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 कर देना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ करूँगा 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0। यह कैलकुलेट हो गया हमारा फर्स्ट एस।
या 1s। इसी तरीके से सेकेंड s कैलकुलेट करना तो इसी के अंदर हम 1 को प्लस कर देंगे, तो 0 0 0 1 1 0 0 1। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोर गेट आउटपुट विल बी द हाई इफ द टू इनपुट आर। नोर गेट की जो आउटपुट है वो उच्च रहेगी यदि दो इनपुट कैसी है। अगर दो इनपुट है वो 0 0 है तो और में क्या होता है कि मान ले हमने एक इनपुट ली 0, दूसरी इनपुट ली 0, तो आउटपुट भी क्या आएगी 0। तो ये तो और गेट के लिए होगी। ये पूछ रहा है नोर गेट के लिए, मतलब नोट और प्लस और। तो इसमें नोट में क्या होता है कि चीज़ है वो रिवर्स हो जाती है, 1 है तो 0 हो जाती है, 0 है तो 1 हो जाती है। तो इस हम इसका नोट निकालेंगे तो कितना आएगा 1। तो मतलब क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू है। तो नोर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ़ द टू इनपुट आर 0 0। अगर दोनों इनपुट अगर 0 0 है तो जो नोर की आउटपुट आएगी वो हाई आएगी, मतलब 1 आएगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द यूनिवर्सल गेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो हमारा नैंड और नोर गेट है ये एक यूनिवर्सल गेट के नाम से इनको जानते हैं, ये जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्कीम इन विच द पोर्शन ऑफ इनपुट आउटपुट एड्रेस स्पेस आर गिवन टू इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड। स्कीम जिसमें इनपुट आउटपुट एड्रेस स्पेस के भाग इनपुट आउटपुट डिवाइस में दिए जाते हैं तो वह प्रणाली क्या कहलाती है। तो ये प्रणाली कहलाती है हमारी मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो साथियों आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो तो पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई किया करो और सभी ऑप्शनों को पढ़ा करो। मैं सभी ऑप्शनों को अगर पढ़ूंगा तो उससे लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी और लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगेगी। कई बार आपके डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि जब आप MCQ, क्योंकि आप थ्योरी को बुक से पढ़ चुके हैं, जब भी आप MCQ क्वेश्चन से लगाएंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि 2 ऑप्शन राइट है लेकिन ऑप्शन उसका एक ही राइट होगा। तो आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना होता है। तो आप इस तरीके से आपकी नॉलेज भी है काफ़ी इम्प्रूव होगी MCQ क्वेश्चन लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिजिटल लॉजिक ए काउंटर इज ए डिवाइस विच। डिजिटल लॉजिक में काउंटर उपकरण है जो स्टोर द नंबर ऑफ टाइम्स इन ए पर्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस एज अकर्स। एक विशेष घटना या प्रक्रिया के घटने की संख्या को स्टोर करता है। तो ये हमारा कहलाता है काउंटर, एक तरीके से डिवाइस है किसमें, लॉजिक या डिजिटल लॉजिक में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रूथ टेबल फॉर SR फ्लिप फ्लॉप हैज़ हाउ मैनी वैलिड एंट्रीज। SR फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रूथ टेबल है वो कितनी वैलिड प्रविष्टियों से युक्त होती है। तो ये होती है हमारी 3 से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉजिक सर्किट विद ओनली 1 आउटपुट एंड 1 और मोर इनपुट इज सेड टू बी। केवल एक आउटपुट या एक से अधिक इनपुट सहित लॉजिक सर्किट को क्या कहा जाता है। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं लॉजिक गेट। तो द लॉजिक सर्किट विच हैव ओनली द 1 आउटपुट एंड 1 और मोर इनपुट। तो जो भी लॉजिक गेट है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इनपुट है वो एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन आउटपुट उसकी 1 ही होती। तो ऐसे लॉजिक सर्किट को हम बोलते हैं लॉजिक गेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज विंडोज डू नॉट हैव द स्टार्ट बटन। इनमें से कौन सी विंडोज में जो स्टार्ट बटन है वो नहीं होता है। तो जो विंडो 8 है उसके अंदर क्या है कि एक स्टार्ट बटन नहीं है। तो विंडो 8 विंडोज डू नॉट हैव ए स्टार्ट बटन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द MS विंडोज़। MS विंडो का जो नवीनतम संस्करण है वो कौन सा है। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो अभी क्या है कि विंडो 11 आ चुकी है। तो विंडो 11 इज़ द राइट आंसर। तो विंडो 11 आई थी 5 अक्टूबर 2021 को। तो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द MS विंडोज इज़ विंडो 11 जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी मार्केट के अंदर 5 अक्टूबर 2021 को। तो राइट आंसर होगा विंडो 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेल कमांड इज़ यूज टू, डेल कमांड का प्रयोग वो किस लिए किया जाता है? तो डेल कमांड का उपयोग करते हैं हम डिलीट द फाइल, फाइलों को हटाने के लिए हम डेल कमांड का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो वर्जन डज नॉट सपोर्ट द 64 बिट प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन सा विंडो संस्करण 64 बिट प्रोसेसर को जो सपोर्ट है वो नहीं करता है? तो ये हमारा विंडो 98। तो विंडो 98 वर्जन डज नॉट सपोर्ट द 64 बिट प्रोसेसर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरियल पोर्ट्स आर कनेक्टेड। तो सीरियल पोर्ट्स मेनली जो कनेक्टेड होते हैं वो कनेक्ट होते हैं मॉडेम से, प्रिंटर से, बार कोड से और जो स्कैनर से और जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उससे जो कनेक्टेड होते हैं ये हमारे सीरियल पोर्ट्स होते हैं। तो एक तरीके से हम राइट आंसर यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बात करते हैं तो वो एक्सटर्नल मॉडेम हो सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो मॉडेम है, जितने भी प्रिंटर है, बार कोड है, स्कैनर है, मेडिकल इक्विपमेंट है, उनको जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो सीरियल पोर्ट के द्वारा ही कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन पैरेलल एंड द सीरियल पोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ। पैरेलल और सीरियल पोर्ट के बीच परिवर्तन है वो किसकी सहायता से किए जाते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द पैरेलल एंड द सीरियल पोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरियल पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट बेसिकली एंड द प्रोसेसर। सीरियल पोर्ट है वो मूल रूप से और प्रोसेसर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो द सीरियल पोर्ट इज मेनली यूज टू कनेक्ट द बेसिकली द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द प्रोसेसर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड यूज इन ए सीरियल पोर्ट टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन इज। संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीरियल पोर्ट में उपयोग किए जाने वाला जो मानक है वो क्या है? तो ये RS-232C। द स्टैंडर्ड यूज इन द सीरियल पोर्ट टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन इज RS-232C। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरप्टेड रिक्वेस्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ। जो रिक्वेस्ट लाइन है वो किसका एक हिस्सा होता है? तो द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ द कंट्रोल लाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DMA द डाटा ट्रांसफ़र इज कंट्रोल बाय। DMA में डाटा ट्रांसफ़र है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इन DMA द डाटा ट्रांसफ़र इज कंट्रोल बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ DMA का जो मतलब होता है वो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द डाटा ट्रांसफ़र इज कंट्रोल बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो DMA स्टैंड फॉर। अभी हमने बताया था कि DMA का जो मतलब क्या होता है, तो DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर माउस इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ। कंप्यूटर माउस का एक जो अनिवार्य हिस्सा है वो क्या है? तो कंप्यूटर माउस इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो होता है जिसको हम देख सके, जिसको हम छू सके। सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम देख ना सके और जिसको हम छू ना सके। तो कंप्यूटर माउस के एक हार्डवेयर पार्ट है या हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए रैम इन ए कंप्यूटर द रैम स्टैंड फॉर। तो कंप्यूटर में जो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरेज एलिमेंट ऑफ द स्टैटिक रैम इज। एक स्थिर रैम के भंडारण जो तत्व क्या होता है? द स्टोरेज एलिमेंट ऑफ ए स्टैटिक रैम इज द फ्लिप फ्लॉप। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड इज ए सर्किट विच कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। सभी अवयवों को जोड़ने वाला सर्किट बोर्ड। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा मदरबोर्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइस कैन बी स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकती है। तो ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के अंदर हम मैक्सिमम डाटा को स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर कैन द बूट ऑप्शन बी सेलेक्टेड। कहाँ से बूट है विकल्प को चुना जाता है। तो ये चुना जाता है फ्रॉम द एडवांस BIOS फीचर्स। तो एडवांस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फीचर्स कैन बूस्ट द ऑप्शन बी सेलेक्टेड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर द इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीमाबंद होता है कि हम केवल उसमें सूचना संग्रहित स्टोर कर सकते हैं लेकिन उससे कोई मिटा या संशोधित नहीं कर सकते। ये होता है हमारा CD-ROM के अंदर। CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो उसके अंदर हम रीड इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और राइट नहीं कर सकते या उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा होगा CD-ROM। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वुड कोज ए फिक्स डिस्क एरर। एक स्थायी डिस्क खराबी का जो कारण है वो क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है इनकरेक्ट CMOS सेटिंग। एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी जो फिक्स डिस्क है उसके अंदर कोई एक तरीके से एरर आ रहा है तो उसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो हो सकता है CMOS की जो सेटिंग है वो हमने सही से नहीं की है। CMOS स्टैंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आपसे फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ROM BIOS एंड एनक्रोनिमस द BIOS स्टैंड फॉर। तो ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑर्गेनाइज द लार्ज मेमोरी चिप वी मेक यूज ऑफ। जो बृहद मेमोरी चिप को व्यवस्थित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो टू ऑर्गेनाइज द लार्ज मेमोरी चिप वी मेक द यूज ऑफ द मेमोरी मॉड्यूल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट द फॉर्मूला इन द MS Excel। MS Excel में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस सिंबल या प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो ये हम करते हैं इक्वल का जो साइन होता है उसका हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला को इंसर्ट करना हो या फॉर्मूला को लगाना हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी आर एट डैश आफ्टर द अर्थिंग। एक विद्युत मशीनरी के विभिन्न भाग अर्थिंग के बाद कहाँ पर या एक तरीके से उसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। तो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीनरी आर एट द जीरो पोटेंशियल आफ्टर द अर्थिंग। एक विद्युत मशीनरी के विभिन्न भाग अर्थिंग के बाद वो शून्य क्षमता पर होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्स टर्म इज परफॉर्म्ड इन द बूलियन एल्जेब्रा यूजिंग विच गेट। तो जो मैक्स टर्म्स है का उत्पाद जो बूलियन एल्जेब्रा में किस गेट का उपयोग करके किया जाता है। तो ये हम करते हैं और गेट का उपयोग कर कर। द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म इज परफॉर्म्ड इन द बूलियन एल्जेब्रा यूजिंग द और गेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू डैश द इलेक्ट्रिक करंट। प्रतिरोधकता को विद्युत धारा के कंडक्टर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी क्या करती है इलेक्ट्रिक करंट का एक अपोज करती है। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वेव फॉर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस तरह का उपयोग या किस तरंग का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो तरंग हम यूज कर जाती है वो हो जाती है हमारी साइन वेव।
तो द मेनली द साइन वेव इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल को प्रतिनिधित्व करने के लिए हम साइन वेव का उपयोग करते हैं, साइन तरंग का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्किट दैट परफॉर्म्स द आउटपुट ट्रू व्हेन ऑल इनपुट आर ट्रू इज। वो सर्किट जो आउटपुट सही बताता है और सभी जो इनपुट है वो सही होते हैं, तो ये होती है हमारी एंड गेट में। तो द सर्किट दैट परफॉर्म द आउटपुट इज ट्रू व्हेन ऑल द इनपुट आर ट्रू, दैट इज एंड गेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो इकाई है या यूनिट होती है वो होती है जूल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है। तो रबड़ है, ग्लास है, पेपर है, ये सब क्या है कि इंसुलेटर होते हैं। दैट कैन नॉट अलाउ टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। तो हमारा जो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा गोल्ड। तो गोल्ड एक इंसुलेटर नहीं है। बाकी जो रबड़, कांच और प्लास्टिक एक तरीके से आइटम है, जो पेपर है, ये सब क्या है इंसुलेटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड द विजिबल लाइन। किस प्रकार की रेखा को दृश्य रेखा भी कहा जाता है। तो जो विजिबल्स लाइन होती है तो वो हमारी कहलाती है कंटिन्यूस एंड द थिक। जो लगातार, निरंतर और मोटी जो टाइप की जो लाइन होती है वो हमारी कहलाती है विजिबल लाइंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज 1952 टू 1964। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1952 से 1964 का था। तो ये था हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो इस दौरान जो 1952 और 1964 के बीच जो हमारी जो कंप्यूटर की जो जनरेशन आई थी वो आई थी हमारी सेकंड जनरेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द एग्जाम्पल बिलो एक्सप्रेशन द कम्युलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नीचे दिए गए उदाहरणों में से कौन सा गुणन का क्रम विनेक नियम को व्यक्त करता है। तो ये जो करता है ये करता है ए डॉट बी और बी डॉट ए। जो ए की गुणा बी के बराबर और बी ए की गुणा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपल काउंटर आर आल्सो कॉल्ड। रिपल काउंटर को किस अन्य नाम से भी बुलाते हैं। तो रिपल काउंटर इज आल्सो नोन एज द एसिंक्रोनस काउंटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जे के फ्लिप फ्लॉप इज एन नो चेंज कंडीशन व्हेन। एक जे के फ्लिप फ्लॉप नो चेंज स्थिति में होता है जब जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू 0 हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नो चेंज इन द कंडीशंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रजिस्टर दैट इज कैपेबल फॉर शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू लेफ्ट और राइट साइड इज कॉल्ड एज। एक रजिस्टर जो अपनी बाइनरी सूचना को दाएं या बाएं स्थानांतरित करने में सक्षम होता है तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये रजिस्टर दैट इज कैपेबल फॉर शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द लेफ्ट और द राइट साइड इज नोन एज द फ्लिप फ्लॉप। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज। मेन मेमोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। एक तरीके से मेन मेमोरी को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो ये होती है हमारी, तो जो हमारी मेन मेमोरी होती है एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी। तो इट कैन स्टोर द इमीडिएट डाटा या इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। तो अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन दिया होता है प्राइमरी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी भी हमारा करेक्ट आंसर होता। तो मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरी और द इमीडिएट स्टोर एक्सेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच चिप कंटेन the system basic input output system and can hold the data permanently even without electricity। कौन सी चिप सिस्टम बायोस से युक्त होती है जो स्थायी रूप से डाटा को बिजली के बिना भी रख सकती है। तो ये हमारी होती है फ्लैश रोम। तो फ्लैश रीड ओनली मेमोरी
एक चिप होती है दैट कंटेन द सिस्टम ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड कैन होल्ड द डाटा परमानेंटली इवन विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली भी नहीं रहती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेस स्पेस कंसिडरेशन एज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉर द लार्ज मेमोरीज। तो ये होता है बोथ SIMM एंड TIMS। तो यहाँ SIMM का जो मतलब होता है वो होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और DIMM का मतलब होता है डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा SIMM और DIMM। ये S नहीं है, ये M ही है, DIMM। तो SIMM स्टैंड फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और DIMM स्टैंड फॉर ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो साथियों आज की सीरीज़ है हमारी ख़त्म होती है। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते तो यह भी मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।